आज हमारे सामने स्रोतों का एक बड़ा दिलचस्प पुलिंदा है। हाँ। इसमें भविष्य की टेक्नोलॉजी है, ग्लोबल स्टेज पर भारत का बढ़ता कद है और क्रिकेट के मैदान का वो जुनून है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ देता है। बिल्कुल। लेकिन इन सबके साथ एक ऐसी खबर भी है जो हमें सीधे मतलब जमीनी हकीकत पर लाकर खड़ा कर देती है। हाँ, आज हम 15 फरवरी 2026 की 3 बिल्कुल अलग-अलग सुर्खियों की कह सकते हैं चीर-फाड़ करने वाले हैं। अच्छा। पहली खबर है दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करने वाले हैं। हम्म। दूसरी खबर है कोलंबो से, जहां टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ। हम्म। और तीसरी खबर हमें पश्चिम बंगाल के कटवा स्टेशन ले जाती है, जहां एक ट्रेन के खाली डिब्बे में आग लग गई। देखने में तीनों खबरें अलग-अलग दुनिया की लगती हैं। एक एआई, एक क्रिकेट और एक हादसा। सही बात है। लेकिन हमारा मकसद ये समझना है कि जब इन्हें एक साथ रखकर देखा जाए, तो ये भारत की उम्मीदों, उसकी जीतों और उसकी चुनौतियों की कौन सी बड़ी तस्वीर पेश करती हैं। तो चलिए इन तीनों खबरों की तह तक जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या बता रही हैं। चलिए शुरुआत उस इवेंट से करते हैं जो भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहा है। हाँ, एआई समिट। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 फरवरी से इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। ये कोई छोटा मोटा टेक फेस्ट नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं, ये ग्लोबल साउथ में मतलब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के समूह में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला इतना बड़ा वैश्विक एआई सम्मेलन है। पहला। हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा बयान है। इसका पैमाना जबरदस्त है। सूत्रों के मुताबिक 300 से ज्यादा प्रदर्शक, 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स। 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स। जी। और 13 देशों के अलग-अलग पवेलियन होंगे। और अंदाजा है कि करीब 2.5 लाख लोग यहाँ आएंगे। 2.5 लाख लोग। और मेहमानों की जो लिस्ट मैंने देखी, गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के, सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जिनसेन हुआंग। हाँ, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, मतलब एआई की दुनिया के सारे दिग्गज एक साथ भारत में। पर सिर्फ बड़े नाम देखने से क्या होगा? इनका एक साथ यहाँ होना ये दिखाता क्या है? यहाँ सिर्फ नाम देखना काफी नहीं है, ये देखना जरूरी है कि ये नाम क्या दर्शाते हैं। अच्छा। आपके पास जेनसन हुआंग है, जिनकी कंपनी एनवीडिया वो चिप्स बनाती है जो एआई की रीढ़ की हड्डी हैं। राइट। फिर सैम ऑल्टमैन है, जिनकी कंपनी ओपन एआई एआई का दिमाग यानी बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स बनाती है। और फिर सुंदर पिचाई है, जिनकी कंपनी गूगल उस एआई को अरबों लोगों तक पहुंचाती है। तो हार्डवेयर, दिमाग और पहुंच तीनों एक ही जगह पर। बिल्कुल। इन तीनों का यानी हार्डवेयर, मॉडल और एप्लीकेशन का एक साथ भारत में होना इस बात का साफ संकेत है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एआई इकोसिस्टम का एक बहुत जरूरी हिस्सा मान रही है। मतलब अब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के यूजर नहीं, बल्कि उसे बनाने और दिशा देने वालों में गिने जा रहे हैं। सही बात है। वैसे इस समिट की थीम भी काफी दिलचस्प है। लोग, ग्रह और प्रगति, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर मानव केंद्रित एआई का भारत जैसे देश में असल मतलब क्या है, जहाँ इतनी भाषाएं हैं, इतनी विविधता है और चुनौतियां भी वो भी अलग है। यही सबसे बड़ा सवाल है और शायद इसी वजह से भारत इस बातचीत को लीड करना चाहता है। मानव केंद्रित एआई का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले शहरी लोगों के लिए ना हो। क्या हम एआई का इस्तेमाल भारत की 22 भाषाओं में किसानों को मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए कर सकते हैं? क्या हम ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल से पूरा कर सकते हैं? मतलब एआई को असल समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करना। हाँ। इसका मतलब है डेटा प्राइवेसी के मजबूत कानून बनाना, ताकि किसी के डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो। और सबसे बड़ी चुनौती है एल्गोरिदमिक बायस को रोकना। मतलब ये पक्का करना कि एआई किसी के साथ भेदभाव ना करे। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करना कि एआई किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। ये समिट सिर्फ टेक्नोलॉजी दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इन मुश्किल सवालों पर दुनिया को एक साथ लाने की एक कोशिश है। और इस बड़े आयोजन का असर जमीन पर भी दिख रहा है। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक ट्रैफिक पर भारी पाबंदियां लगाई गई हैं। करीब 49 सड़कों पर इसका असर पड़ेगा। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिर्फ कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर का इवेंट नहीं है, बल्कि पूरे शहर को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। ये वैश्विक मंच पर भारत की तैयारी को दिखाता है। तो एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर भविष्य की तैयारी हो रही थी, दुनिया भर के दिग्गज जुटे थे। लेकिन कल करोड़ों भारतीयों की नजरें
एक दूसरे मंच पर थी, हाँ, क्रिकेट के मैदान पर। जहां भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान दांव पर था। कोलंबो का क्रिकेट ग्राउंड। हाँ। और क्या शानदार जीत हासिल की भारत ने। हाँ, T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराया। इस जीत के साथ ही भारत ने सुपर 8 स्टेज में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। सुपर 8 जो कि टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर जैसा ही है, जी। लेकिन ये मैच सिर्फ जीत हार से कहीं ज्यादा था। इसमें रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई। 61 रनों की जीत तो ठीक है, पर असली कहानी तो ईशान किशन की पारी में थी। ओह बिल्कुल। सिर्फ 27 गेंदों में 50 रन, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में। ये कोई मामूली बात तो है नहीं। उस दबाव में इस तरह की बल्लेबाजी ने मतलब मैच का रुख ही बदल दिया। बिल्कुल, ये भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचों के इतिहास की सबसे तेज 50 थी। किशन ने जिस तरह से पारी की शुरुआत की, उसने पाकिस्तान के पूरे गेम प्लान को एक तरह से तहस-नहस कर दिया। वो सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो एक संदेश दे रहे थे कि भारतीय टीम किसी भी रणनीति के लिए तैयार है। उनकी 40 गेंदों में 77 रनों की पारी ने ही भारत को 175 के स्कोर तक पहुंचाया। और 175 का स्कोर भी तो एक रिकॉर्ड है ना? हाँ, ये इस राइवलरी में T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टीम टोटल है। और पाकिस्तान की रणनीति की बात करें तो 18 ओवर स्पिन गेंदबाजों से करवाना, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। हाँ, नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या ये पिच को गलत पढ़ने का मामला था या कोई बहुत गहरी सोच थी जो काम ही नहीं आई? ये एक बहुत बड़ा दांव था और मेरे ख्याल से ये ओवर थिंकिंग का नतीजा था। अच्छा। शायद पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट को लगा कि कोलंबो की पिच धीमी खेलेगी और भारतीय बल्लेबाज स्पिन के सामने फंस जाएंगे, जैसा कि अतीत में कभी-कभी हुआ है। इसलिए उन्होंने 6 अलग-अलग स्पिनर्स इस्तेमाल किए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पिच में उतनी मदद थी नहीं और ईशान किशन जैसे बल्लेबाजों ने इसे एक मौके की तरह लिया। उन्होंने स्पिनर्स पर शुरू से ही हमला बोल दिया। हाँ, और उन पर इतना दबाव बना दिया कि वो अपनी लाइन लेंथ ही भूल गए। तो ये रणनीति बुरी तरह फेल हुई। तो ये रनों के लिहाज से भी सबसे बड़ी जीत बन गई। सही बात है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी छोटे-छोटे मतलब उतार चढ़ाव तो थे। अभिषेक शर्मा का लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट होना और फिर वो हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव वाला मूवमेंट। हाँ, वो कैच। मैदान पर इतना तनाव क्यों था जब मैच लगभग हाथ में था? हाँ, अभिषेक शर्मा का फॉर्म टीम के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, खासकर जब आप टूर्नामेंट के अहम दौर में जा रहे हों। सही बात है। जहां तक हार्दिक और कुलदीप की बात है, वो मैदान पर भावनाओं का उबाल था। पाकिस्तान की पारी के आखिरी ओवर में कुलदीप ने हार्दिक की गेंद पर एक कैच छोड़ दिया था। भले ही मैच भारत के कंट्रोल में था, लेकिन हार्दिक जैसे खिलाड़ी जो खुद को दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक मानते हैं, परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। राइट। भारत पाकिस्तान मैच का दबाव इतना ज्यादा होता है कि खिलाड़ी आखिरी गेंद तक कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते। वो पल बस उसी तीव्रता को दिखाता है। तो एक तरफ तकनीक का शिखर सम्मेलन, दूसरी तरफ क्रिकेट में जीत का जश्न। ये दोनों खबरें भारत की ताकत और जुनून को दिखाती हैं। बिल्कुल। लेकिन कल की एक तीसरी खबर भी थी जो हमें इन सब से खींचकर जमीनी हकीकत पर ले आती है। पश्चिम बंगाल के कटवा रेलवे स्टेशन पर एक लोकल ट्रेन के खाली कोच में आग लग गई। हाँ, रविवार सुबह की ये घटना है। अच्छी बात ये रही कि कोच खाली था और इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। गनीमत रही। रेलवे कर्मचारियों ने भी काफी तेजी दिखाई और जलते हुए कोच को बाकी ट्रेन से अलग कर दिया, जिससे आग फैलने से बच गई। दमकल की गाड़ियों ने भी करीब आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया। जब मैंने ये खबर पहली बार पढ़ी तो मुझे भी लगा कि ये शॉर्ट सर्किट का एक और मामला होगा जो हम अक्सर ट्रेनों में आग लगने की वजह के तौर पर सुनते हैं। हाँ, आमतौर पे यही होता है। लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि रेलवे अधिकारी कह रहे हैं कि कोच में बिजली की सप्लाई ही नहीं थी। तो फिर आग लगी कैसे? इसका मतलब तो यही हुआ कि ये कोई साजिश है या फिर कोई बहुत बड़ी लापरवाही। और यही इस घटना का सबसे चिंताजनक पहलू है। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका को खारिज कर दिया है। अच्छा, तो ये कंफर्म है? हाँ। अब इस एंगल से जांच हो रही है कि कहीं किसी ने जानबूझकर तो आग नहीं लगाई। सूत्रों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध गतिविधि भी देखी गई है। ये मामला अब सिर्फ एक दुर्घटना का नहीं रहा, बल्कि एक संभावित अपराध का बन गया है। ये वाकई डरावना है। और चिंता की बात यह है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। मतलब ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं। हाँ, स्रोत बताते हैं कि भारतीय रेलवे नेटवर्क पर हर साल आग लगने की 30 से 40 छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं। 30 से 40? ये संख्या शायद आपको पटरी से उतरने या टक्कर जैसी बड़ी दुर्घटनाओं के मुकाबले कम लगे, लेकिन इसका खतरा बहुत बड़ा है। सोचिए, अगर ये आग एक खाली कोच की जगह यात्रियों से भरी बोगियां में लगी होती तो क्या होता?
हाँ, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता। ये घटना हमारे विशाल रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा, रखरखाव और निगरानी के सिस्टम पर फिर से एक गंभीर सवाल खड़े करती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एक देश बुलेट ट्रेन और एआई जैसे बड़े सपनों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कहीं ना कहीं बुनियादी चीजों जैसे एक यार्ड में खड़े हुए कोच की सुरक्षा पे ध्यान कम हो जाता है? ये एक मुश्किल सवाल है। ऐसा नहीं है कि एक ही वजह से दूसरा हो रहा है, लेकिन ये एक विकासशील देश की सबसे बड़ी चुनौती को जरूर दिखाता है, जिसे हम रिसोर्स एलोकेशन या संसाधनों का बंटवारा कहते हैं। हम्म। आपको भविष्य के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स में भी निवेश करना है और साथ ही अपने मौजूदा विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव भी सुनिश्चित करना है। कभी-कभी संतुलन को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही बात है। ये घटना एक रिमाइंडर है कि बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ बुनियादी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो आज हमने एक ही दिन की 3 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें देखी। हाँ, एक ही दिन की। एक तरफ दिल्ली में एआई समिट है, जो एक वैश्विक तकनीकी सुपर पावर बनने की भारत की ऊंची उड़ान को दर्शाता है। दूसरी तरफ कोलंबो में क्रिकेट की शानदार जीत है, जो 140 करोड़ लोगों के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। बिल्कुल। और तीसरी तरफ कटवा स्टेशन पर एक ट्रेन में लगी आग की रहस्यमयी घटना है, जो हमें रोजमर्रा के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा की चुनौतियों की एक तरह से कड़वी याद दिलाती है। ये विरोधाभासी आज के भारत की कहानी है। एक ही समय में भारत एआई के जरिए दुनिया का भविष्य लिखने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ ही ये भी सुनिश्चित करने की जद्दोजहद कर रहा है कि उसका आज सुरक्षित और मजबूत रहे। ये दोनों लड़ाइयां एक साथ चल रही हैं। एक दुनिया को दिखाने के लिए है और दूसरी खुद की व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए। यह सोचने वाली बात यह है कि प्रगति की रफ्तार और सुरक्षा की बुनियाद, क्या ये दोनों हमेशा एक ही गति से चल सकते हैं? बहुत जरूरी सवाल है ये। जब हम एआई में दुनिया को लीड करने का सपना देखते हैं, तो क्या ये सपना हमें ये याद रखने देता है कि कटवा स्टेशन पर खड़ी एक खाली ट्रेन भी उतनी ही अहमियत रखती है? शायद असली चुनौती इन दोनों सपनों को एक साथ जीने में ही है।